हेलो बच्चों, कैसे हो। आज का जो हमारा लेक्चर है मैथमेटिकल टूल लेक्चर नंबर 2, ये बेटा हम कल से आगे शुरू करेंगे। कल मैंने आपको बायनोमियल थ्योरम के बारे में स्टार्ट किया था और वो थोड़ा बेसिक सा स्टार्ट करके छोड़ दिया था। आज हम उसको थोड़ा एक बार रिकैप कर लेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम फिज़िक्स में कैसे यूज़ करते हैं उस चीज़ को हम आपको बताएंगे। सेम एज केमिस्ट्री में भी यूज़ हो सकता है, आपके जो जनरल साइंस में यूज़ कहीं आता है वो हम इसको ऐसे करेंगे। बेटा बायनोमियल थ्योरम मैंने आपको बताई थी, याद हो तो, x प्लस a की पावर n, और इसमें जो टर्म ली थी हमने, आपको ध्यान हो, NC0 और x की पावर जो है वो ऊपर ये n में से 0 को घटा के लेंगे और फिर नंबर 2 पे जो a है तो a की पावर नीचे वाली लेंगे और इसी तरीके से इस पैटर्न को हम बढ़ाएंगे। NC1 अगले में ले लेंगे और x की पावर n में से 1 सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखेंगे और a की पावर ये नीचे वाली लिख देंगे। इन दोनों का सम n होना चाहिए, जैसे यहाँ दोनों का सम n है तो ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से NC2 तो x की पावर n-2 हो जाएगा, a की पावर 2 हो जाएगी और इस तरीके से ये आगे चलता जाएगा पुत्र। और यहाँ लास्ट की टर्म जो होगी वो NCn और या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट x की पावर n-n और a की पावर नीचे वाली n हो जाएगी। कल मैंने आपको ये बताया था, एक बार फिर से मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपको इसको ध्यान में तो रखना ही रखना है। ये मैथ्स वाले तो कर भी लेंगे इस चीज को, लेकिन बायो स्टूडेंट्स जिनको तैयारी करनी है कंपटीशन की, उनमें जब ये बायनोमियल थ्योरम आएगी तो फिर कहाँ बैठेंगे, कहाँ देखेंगे वो। तो मैंने आपको कल भी कहा था, आप फिर कहने लग रहा हूँ, बड़े प्यार से और बढ़िया तरीके से आपको ऐसा बताऊंगा कि आपके बायो के अंदर जितनी भी मैथमेटिक्स की रिक्वायरमेंट होगी, फिजिक्स में जो यूज में आएगी वो हम यहाँ कर लेंगे बायो स्टूडेंट्स के लिए। NC0 इसकी वैल्यू 1 होती है, अभी बताऊंगा मैं आपको। x की पावर n हो जाएगी और नहीं तो एक बार लिख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। NC0 x की पावर n और ये किसी भी नंबर की पावर 1 होती है। NC1 ऐसे कैसे, x की पावर n-1 a की पावर 1 हो जाएगी। और अब इसको लिखने की बजाय हम यहाँ लिख देते हैं NCn और ये हो जाएगी a की पावर n, क्योंकि n की पावर n-x की पावर n-n जो है वो 0 हो जाएगी, x की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। ये हमारी बायनोमियल थ्योरम जो सभी के लिए यूज आती है वो है पुत्र, प्लीज ध्यान रखना। अब मैं डिस्कस करता हूं ये NC वाली चीज को। बायनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं इनको हम, NC0, NC1, NC2 और इस तरीके से NCn, ये सभी बायनोमियल कोफिशिएंट्स कहलाते हैं। इनको स्टडी करने के लिए हम एक काम करते हैं, एक जर्नल चीज ले लेते हैं, NCR। R की वैल्यू 0 रखेंगे, पहला हो जाएगा, 1 रखेंगे दूसरा ये बन जाएगा, 2 रखेंगे तीसरा बन जाएगा, n रखेंगे लास्ट बड़ा बन जाएगा। NCR को कैसे लिखते हैं, ये जो ऊपर n होता है ना, C कॉम्बिनेशन में ऊपर n, इसको हम बोलते हैं n फैक्टोरियल और नीचे इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके एक बार फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल ऐसे लिखा जाएगा और एक बार खुद नीचे ये आ जाएगा। मतलब NCR ये होता है, आपने इसको ध्यान में रखना है, ठीक है पुत्र। अब ये n फैक्टोरियल क्या होता है, इसको स्टडी करेंगे। n फैक्टोरियल का मतलब होता है कि n लेंगे, मल्टीप्लाई करो, इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करके, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर एक और सब्ट्रैक्ट करके,
मतलब n है, एक कम कर दो, फिर एक कम कर दो, फिर एक कम कर दो, इस तरीके से आप कम करते चले जाओ और लास्ट में 3 × 2 × 1 तक चले जाओ। मतलब कहने का n फैक्टोरियल जो होता है 1 से लेके n तक के सभी नंबर की मल्टीप्लीकेशन होती है। क्लियर है बेटा? अब इसी चीज़ को ध्यान रखें। तो मान लो 6 फैक्टोरियल लिख रहा हूँ मैं, जैसे कल मैंने आपको बताया था। तो पहले 6 है, 6 फिर एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे 5 हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 हो जाएगा। ठीक है पुत्र? इस तरीके से ये सारा लिखा जाएगा। ऐसे ही कोई आपसे पूछे 4 फैक्टोरियल लिखो, तो 4 फैक्टोरियल में 4 से शुरू करेंगे, उसके बाद 1 घटा देंगे 3 कर देंगे, फिर 1 कम कर देंगे 2 कर देंगे, और ये ऐसे लिखा जाएगा। एक बात और बड़े ध्यान से आपने रखनी है, जैसे 6 फैक्टोरियल है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 6 × 5 × 4 के बाद 3 2 4 आएगा, 4 3 2 1 ये लिखा जाएगा ना। ये सारी चीज़ को ये लिख सकते हैं हम। और इसकी ये किसके बराबर है 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। कहने का मतलब क्या, 6 फैक्टोरियल को क्या कर सकते हैं हम, 6 लिख दिया तो बाद के सारे ना लिख के 5 फैक्टोरियल कर दो। 6 × 6 5 लिख दिया तो 4 फैक्टोरियल कर दो। जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम वैसे लिख सकते हैं। ठीक है पुत्र? फैक्टोरियल समझ में आया? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ और आपने ध्यान में रखनी है, वो क्या है बेटा कि एक फैक्टोरियल की वैल्यू भी एक ही होगी 1 फैक्टोरियल की, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होगी। ये आपको याद रखना है। रिमेंबर दिस वन, पक्का। कहीं 0 को 0 मान लो, वो नहीं करना है। ठीक है? इसको आपने इंपॉर्टेंट में लिख देता हूं, रिमेंबर कहता है इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है पुत्र? अब मैं सॉल्व करता हूं आपको, जैसे इसकी जरूरत आती है। अब मैं NC0 को ले लेता हूं इसी के हिसाब से, इसी के हिसाब से। आज मैं आपको बिल्कुल आराम आराम से करा रहा हूं, क्योंकि मैंने इसमें पूरा टाइम लगाना है। NC0 n ऐसे कैसे फैक्टोरियल, n में से 0 जाएगा तो n-0 फैक्टोरियल, और साथ में 0 फैक्टोरियल। तो पुत्र आप समझो, देखो n फैक्टोरियल, और ये भी n-0 n फैक्टोरियल हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, और 0 फैक्टोरियल वैल्यू 1 होती है तो ये 1 आ जाएगा। NC0 की वैल्यू 1 होगी, जो कि मैं यहां लिख रहा था पहले, आपको ध्यान हो तो। अब ऐसे ही अगर हम बात करें NC1 की वैल्यू, तो उसको लेके चलते हैं। देखो बेटा n फैक्टोरियल तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, नीचे n में से एक कम हो जाएगा, n-1 फैक्टोरियल रख दो इसको, और फिर नीचे वाले r की जगह एक है तो इसका 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे n × n गुणा में, फिर नीचे n-1 सभी आएंगे तो n-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। जैसे ये 6 का था, क्या लिखा हुआ था हमने 6 × 5 फैक्टोरियल, n है तो क्या लिखेंगे n × n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल, और 1 की वैल्यू 1 ही होगी। अब ये दोनों बराबर हो गए, कट गए, तो n बचा रहेगा, NC1 = n हो जाएगा। ऐसे कैलकुलेट करना है। ठीक है बेटा? एक बात और ध्यान रखना, हमेशा से ये आपको मैथ्स में, अभी आप पढ़ोगे तो मैथ्स में काम आ सकता है। NCR की जो वैल्यू होती है उस फार्मूले से निकाल लेना, और NCn-R की जो वैल्यू होती है हमेशा बराबर होंगी। कर सकते हो? देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होगी भाई इसकी वैल्यू, वो लिखी हुई वहां NCR की वैल्यू लिखी हुई है, n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-R का फैक्टोरियल, और नीचे वाला r का फैक्टोरियल। जब इसको लिखेंगे तो ऊपर तो n फैक्टोरियल रहेगा ही रहेगा। ठीक है? और नीचे क्या लिखेंगे बेटा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, n में से n-R घटाएंगे तो n में से n-n + R हो जाएगा ये फैक्टोरियल, और ये नीचे वाला है इट इज n-R रह जाएगा, ये n-R फैक्टोरियल। n से n कट गया तो ये r फैक्टोरियल रहेगा, n-R यही तो नहीं बन गया क्या, दोनों सेम बन गए। देखो ध्यान से, n तो दोनों में है, n-R ये रहा यहाँ, और यहाँ r फैक्टोरियल है तो ये r फैक्टोरियल होगा, तो बराबर होते, ध्यान रखना। NC0 की वैल्यू वही होगी जो NCn की होगी, क्योंकि r की जगह 0 मान लिया तो यही होगी।
NC1 की वैल्यू वही होगी जो NCn-1 की होगी। अब आपने इसको ध्यान में रखना है। समझ में आया बेटा? है बिल्कुल बड़े प्यार से और आराम से मैंने आपको समझाया। ये इन सब पॉइंट्स को आपने अच्छे से करना आना चाहिए। फैक्टोरियल क्या होता है समझ में आ गया, सोल्व कैसे करेंगे ये समझ में आ गया, इसको हमने ऐसे कर लिया। अब इसी का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा सकता हूँ। ये चीज़ सारी आपको आ चुकी है ना। अब मैं इसको मिटा के एक इस चीज़ को और प्रूव कर देता हूँ कि ये कैसे बराबर बराबर तो मैंने प्रूव कर दिया। यहाँ एग्जाम्पल लेके भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो बेटा एक काम करते हैं, हम x + a की पावर 3 ले लेते हैं और उसको सोल्व करते हैं। एक बात और ध्यान रखना, अगर पावर n है तो ये टर्म्स होंगी n+1, एक ज्यादा टर्म्स होंगी, 1 2 3 4 ऐसे। n है तो n+1 होंगी, 2 है तो 3 आएंगी यहाँ, 3 है तो 4 आएंगी यहाँ, 4 है तो 5 आएंगी यहाँ, एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी। ध्यान रखना इस चीज में, ठीक है पुत्र। तो मैं अब एक काम कर रहा हूं, आपको सारा मैंने ये बता दिया है, इसको रब कर रहा हूं, थोड़ा रुक के आराम से आपने इसको नोट कर लेना है। बिल्कुल ऐसे कैसे सारे सारे खासतौर से मेडिकल स्टूडेंट्स जिनको आगे कुछ करना है, क्योंकि +1 में मैथ्स में आ जाएगा ये, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। मैं इसको रब कर रहा हूं, ध्यान रह जाएगा ना। अभी मैं आपको फॉर्मूला प्रूव करके दिखाता हूं। इनको हम बायनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। फैक्टोरियल वगैरह आपको समझ में आ गया है, इसी चीज़ का यूज़ करेंगे हम। एक मैं कर देता हूं, बाकी आपने करके देखने हैं। x + a की पावर 3 लेता हूं मैं, तो n की जगह 3 ले लिया भाई हमने, यहां लिखेंगे 3c0 x की पावर n, क्योंकि पहले की n की जगह 3 प्लस में 3c1 x की पावर n-1 2 और a की 1। अगले में 3c2, ये 3 रहेगा, ये बढ़ते जाएंगे, x की पावर 3 - 2 करेंगे तो ये 1 हो जाएगी, ये a की 2 हो जाएगी। यहाँ इसमें रखो, इसमें रखना बेटा, इसमें। और अगली टर्म में 3c3 x की पावर 0 हो जाएगी, a की पावर 3 हो जाएगी। अब मैंने कहा था 3c0 ये 1 होता है और 3c3 भी 1 होगा, क्योंकि NCn NC0 बोथ आर 1, प्रूव किया था थोड़ी देर पहले। तो 3c0 और 3c3 ये 1 होंगे, x की 3 प्लस, इसको सोल्व कर लेते हैं। ऊपर 3 फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे 3 में से 2 आ जाएगा, 3 - 1 फैक्टोरियल, और नीचे वाला r ऐसे के ऐसे, x की 2 पावर a की 1 हो जाएगी। अब इसको फिर से करो, 3 फैक्टोरियल, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, n - r है, 3 - 2 मैं लिख रहा हूँ ऐसे कैसे, और एक बार 2 फैक्टोरियल एज इट इज, क्योंकि नीचे वाला r भी आएगा, x की पावर 1 हो जाएगा और a² हो जाएगा, और यहाँ से ये आया हुआ ये 1 हो जाएगा, ये भी 0 होके 1 हो जाएगा, a की 3 रह जाएगा बस। अब देखोगे तो ये x की 3 हो गया बेटा, 3 फैक्टोरियल और ये 3 - 1 2 फैक्टोरियल, तो 3 को क्या लिखेंगे, 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू 1 होगी। x² + a ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब यहाँ से देखोगे तो 3 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल, ये 1 हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, या 2 फैक्टोरियल आ गया तो 3 × 2 फैक्टोरियल यहाँ कर देंगे, नीचे 2 फैक्टोरियल रह गया, x a² हो जाएगा प्लस में a की क्यूब। ठीक है पुत्र। अब देखो ध्यान से, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x की 3 प्लस में 3x² a प्लस में 3xa² प्लस में a क्यूब। ध्यान दोगे तो क्यूब वाले को पहले लिख लो, इसको आगे लिख लो बेशक, और इन दोनों में से 3 भी कॉमन आ जाएगा, x भी कॉमन आ जाएगा, a भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक x बचेगा और यहाँ a बचेगा, 2 पावर है। और ध्यान दोगे तो आपका ये वही फॉर्मूला आ गया जो आपने 10th में या 9th में याद किया हुआ था। इस तरीके से हम कोई भी फॉर्मूला निकाल सकते हैं, स्क्वायर का भी निकाल सकते हैं, क्यूब का भी निकाल सकते हैं, 4th का भी निकाल सकते हैं, 4 पावर का भी सॉरी बेटा 4 पावर का भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
हम सारा काम ऐसे कर सकते हैं पुत्र। आपको समझ में आया कि बायनोमियल जर्नल में कहाँ काम आती है। ठीक है बेटा, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अब हम इसको जो फिजिक्स में यूज़ करते हैं, करोगे ना बेटा आप बाद में, और चीज़ें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। अगर हम इसको फिजिक्स में यूज़ करते हैं मान लो, तो हम इसको ऐसे के ऐसे रख लेते हैं, ये ले रखा है। आप समझना फिजिक्स और केमिस्ट्री में कहाँ यूज़ में आता है। अब आपको जर्नल वे में मैंने आपको बता दिया, इसी को एप्लीकेशन करेंगे हम इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। फिजिक्स में भी कभी कभी केमिस्ट्री में भी काम आती है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहाँ यूज़ में आती है, क्या काम आता है? 1 + x की पावर n। और ये जो x होता है ना बेटा, ये एक से बहुत छोटा होता है। ये बहुत 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 छोटा होता है। x को हम ये कह सकते हैं x इज़ वेरी 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 स्मॉल कंपेयर टू 1। 1 के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटा, मतलब 0.0001 करके, और उसको हम मान लें ये 1 से तो बहुत छोटा है। 1/1000 होगा नहीं ये 1 है तो ये 1000वां हिस्सा है। ठीक है बेटा, 0.1 1/10 पॉइंट ये होगा तो यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, 1000वां हिस्सा। ऐसे में करना हो तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें इनफाइनाइट टर्म्स होती है। जब ऐसे में बहुत छोटा ले जाए तो n की वैल्यू इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएंगी, पर मतलब हमारी 2 ही होती हैं। आपको क्या करना है, पहले एक NC0 इसको यूज करके कर लो, या मैं सीधा डायरेक्ट बता रहा हूं आपको कैसे यूज करना। 1 जमा में x की पावर n हो तो पहला 1 होगा, और 1 के कंपैरिजन में ये वाला बहुत छोटा हो, तब बायनोमियल कैसे यूज में आएगी। पहला 1 तो एज इट इज, ठीक है पुत्र, इस 1 को ऐसे कैसे रखना, और ये जो पावर है ना, इस पावर को हम इस x के आगे ले आएंगे, n मल्टीप्लाई में ले आएंगे, x कर देंगे। जैसा साइन है वैसा ही ले आएंगे, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस ले आएंगे। और इससे अगली टर्म लिखनी होगी, वो बड़ी बढ़िया लिखी जा सकती है। अब ये लिखी जा चुकी है ना, तो इसको क्या करेंगे हम, n × इसमें से 1 कम कर देंगे और नीचे लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। उसी को सोल्व करके किया हुआ ये, पर आपके लिए इजी हो जाएगा। आपको सीधा याद रखना है तो x² पावर कर देंगे। इससे अगली टर्म अगर हमने लिखनी है तो क्या करेंगे, 2 बार आ चुका है तो n × ये तो रहेगा ही रहेगा, एक टर्म और एक्स्ट्रा कर देंगे। 3 बार मल्टीप्लाई है तो 3 फैक्टोरियल नीचे ले लेंगे और x³ हो जाएगा। और इस तरीके से इनफाइनाइट चली जाएगी, बढ़ता जाएगा इन्फिनिटी तक। समझ आया या नहीं आया? कहने का मतलब क्या है बेटा, 1 प्लस में x की पावर n लिखें, और जो ये x है ये बहुत बहुत छोटा 1 से है, तो पहली टर्म ऐसे के ऐसे, प्लस है तो प्लस लेंगे, ऊपर वाले पावर को यहाँ आगे मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ। अब इसको देखेंगे प्लस करके n ऐसे के ऐसे, 1 कम करो मल्टीप्लाई में, 2 टर्म मल्टीप्लाई है तो 2 फैक्टोरियल लिख दो और पावर भी 2 कर दो। फिर अगली टर्म लिखोगे तो इसमें से 1 और कम कर दो, n है ये तो है ही, 1 कम और करके लिख देंगे। 3 टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यहाँ 3 फैक्टोरियल कर देंगे, x की पावर 3 हो जाएगा। और ऐसे ही अगली टर्म लिखेंगे तो क्या होगा, n × n - 1 n - 2 n - 3। 4 बार टर्म होगी तो 4 फैक्टोरियल ले लेंगे, x की पावर 4 ले लेंगे, एंड सो ऑन। ऐसे इसको लिखते जाएंगे। लेकिन एक बात अब बड़ी मज़ेदार है बेटा, जो आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़रूर ध्यान रखनी है। अब एक बात बताओ, ये x की वैल्यू है, इफ़ x इज मच मच लेस देन 1। कहने का मतलब अगर ये x की वैल्यू है तो 0.0001 बहुत बहुत छोटा है 1 से, तो x² का क्या होगा, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, ये कितना आएगा बताओ, x² इज मच 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 लेस देन 1 हो जाएगा। कहने का मतलब 0.000000। अब इसमें 1 की पावर कितनी थी, ये 3 थी, यहाँ लेके आएंगे तो 4 है, 1/10 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 0.001, फिर 0.001, तो
4 यहाँ 4.8 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, मच 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 लेस देन 1। ये तो था ही छोटा, ये उससे भी बहुत छोटा होगा, 1 से ये बहुत छोटा होगा। तो मतलब हम इस टर्म को छोड़ सकते हैं 1 के कंपैरिजन में। 1000 में 1 छोड़ने में लालच हो सकता है बेटा, 10,000 में 1 छोड़ रहे हैं, मान लो नहीं छोड़ा हमने, लेकिन स्क्वायर कर देंगे। अब 10,000 का स्क्वायर करो, उसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, 1 के कंपैरिजन में बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी, इसको हम छोड़ देंगे। ऐसे में जब x बहुत छोटा हो तो जो हायर पावर टर्म्स होती हैं, जो स्क्वायर वाली टर्म्स होती हैं, इसके बाद की सारी टर्म्स छोड़ देते हैं हम और सिर्फ इतना लिखते हैं x की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस में nx, और आगे लिख देंगे नेग्लेक्टिंग हायर पावर टर्म्स, नेग्लेक्टिंग हायर पावर टर्म्स। बस इतना यूज में करना है आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में। एक दो सैंपल प्रॉब्लम ले रखी है, जरूर करके देखना, क्योंकि 0.01 दे रखा हो तो 2 डेसिमल ही आएंगे, फिर स्क्वायर करेंगे तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक आ जाएगा। तो 2 टर्म लेके 4 डेसिमल तक सोल्व कर सकते हैं, 3 टर्म लेके 6 डेसिमल तक जा सकते हैं। इस तरीके से क्वेश्चन का रखा हो, करके देखना। अब सुनो, यहाँ प्लस की बजाय माइनस होता पावर में तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बस पावर में विद साइन ले आते, विद साइन। माइनस है तो माइनस को आगे लेके आएंगे भाई, इसके -n, और यहाँ पहले प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगा ये। मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ तरीके से, 1 प्लस में n, आगे माइनस लेके आए, x लेके आए, अब इसको लिख देंगे 1 माइनस nx, कि दोनों के मल्टीप्लीकेशन माइनस आएगा। अब यहाँ माइनस होता और ऊपर प्लस होता तो भी सीधा ही होता, 1 प्लस में, या माइनस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। और इसको भी क्या लिखेंगे हम, इसको ऐसे लिखेंगे 1 प्लस में माइनस x की पावर n, इसको ऐसे लिखो, ठीक है। अब इसको आगे लेके आओ, 1 प्लस में n आगे हो गया और माइनस x, इसको भी लिखेंगे 1 माइनस nx। और ऐसे ही आप क्या ले सकते हो, 1 माइनस x की पावर n को, माइनस n को 1 प्लस में माइनस x इसकी पावर n ले लेंगे, और यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस में माइनस n इंटू माइनस x, और यह आ जाएगा 1 प्लस में nx। इस तरीके से हमने हायर पावर्स की टर्म्स को क्यों छोड़ते हैं, समझ में आया। मैं फिर कह रहा हूं, देखो बेटा, मान लो हमारा दशमलव यहां होता तो ये 1/1000 है, ये वैल्यू 1/1000 है। अगर ये 1 होगी तो ये 1000 के कंपैरिजन में 1 को छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 के बाद आ जाएगा ये 10 लाख। अगर ये 1/1 का 10 लाखवां हिस्सा है, अगर इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई करें, ये 1 होगा तो ये 10 लाख होगा। अब इसके कंपैरिजन में इसको छोड़ सकते हैं, तो मतलब 1 के कंपैरिजन में 1 इसका 10वां लाख का हिस्सा छोड़ सकते हैं या नहीं, बताओ। इसलिए हायर टर्म्स को, और 3 पावर लोगे तो और ज़्यादा 3 बढ़ जाएंगी, पावर और बढ़ जाएंगी, इसलिए हायर पावर टर्म्स को छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। ये चीज़ हमने यूज में करनी है, और ये आपके बाइनोमियल थ्योरम फिजिक्स में काम में आती है। क्लियर है बेटा, बोलो ध्यान रहेगा या नहीं। ये चीज़ आपने अच्छे से समझनी है, क्यों हम हायर पावर टर्म्स को छोड़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो आप करके देखना, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1-2 क्वेश्चन हम करा सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं करा सकते, पर आपको अच्छे से देखना। 4-5 क्वेश्चन दे रखे हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। पहले एक बार इसको आप समझ लो, ठीक है बेटा। बोलो, अब मैं यहां से इसको मिटा रहा हूं और अगले टॉपिक पे चल रहा हूं। आधा ही हो पाएगा, कोशिश करेंगे जितना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ग्राफ्स का पार्ट शुरू कर रहे हैं। अब हम इक्वेशन को देख के कैसा ग्राफ बनेगा उसके बारे में जा रहे हैं,
ग्राफ्स के बारे में पता कैसे लगेगा कि ग्राफ कैसा है? कई बार इक्वेशन आएगी, हम लिख देंगे दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हैविंग स्लोप। तो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो आपको +1 के मैथ्स में ट्रिग्नो मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में खूब पढ़ाया जाएगा, पर बायो स्टूडेंट्स तो उसको नहीं पढ़ पाएंगे और यूज में होती रहेगी, तो उनको पैराबोला कब होगा, सर्कल कब होगा, इलिप्स कब होगा, हाइपरबोला कब होगा, तो हम उस चीज़ को अभी आपको बताएंगे। आज हम इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन को डिस्कस करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। इसकी बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं, पर मैं आपको एक जनरल इक्वेशन बता के चलूंगा, पहचान बता के चलूंगा। सबसे बढ़िया जनरल इक्वेशन ये होती है ax + by + c = 0। ये है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। पक्की बात है, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, आपको स्पष्ट बता रहा हूं, बहुत अच्छे से इस तरह की चीज़ें देखनी है। कोई भी इक्वेशन हमें मिलेगी जिसके बारे में हम करेंगे, 2 कोऑर्डिनेट होंगे x और y, एक x एक्सिस होगी, एक y एक्सिस होगी, ठीक है। ऐसे ही कोई और बना रखा होता है कि लोग x एक्सिस मान लो किसी चीज़ को मान लेंगे, t को मान लेंगे, इधर किसी दूसरी चीज़ को मान लेंगे, तो फिर वो किस में मिलेगी? जैसे हमने एनर्जी का टाइम का ग्राफ लेना है तो y के लॉन्ग e होगा और यहाँ t होगा, et ग्राफ होगा वही yx होगा, मतलब उसमें et हो जाएंगे वेरिएबल, इसमें xy है। बात तो वही कि समझने का काम करना आपने बस। अब ध्यान देना इस चीज़ को। मान लो ये इक्वेशन ऐसे लिखी हुई है 2x + 3y + 5 = 0 या -5 = 0। इट कैन बी प्लस, इट कैन बी माइनस, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। ऐसे में आपने एक चीज़ देखनी है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन के लिए, जो सबसे पहले चीज़ देखनी है कोफिशिएंट ऑफ x, नहीं सॉरी पावर ऑफ x और पावर ऑफ y आपने चेक करनी है। पावर्स ऑफ एक्स वाई को चेक करोगे, पावर्स ऑफ एक्स वाई को चेक करना, ठीक है बेटा। अगर ये पावर्स जो हैं मैक्सिमम 1 होनी चाहिए, मैक्सिमम 1 फॉर बोथ वेरिएबल्स, दोनों के लिए 1 ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। ये नहीं किसी का स्क्वायर 2 पावर हो जाए, जैसे एक पावर इनकी यहाँ 2 नहीं होनी चाहिए, 2 या 3 ऐसा कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1, और कोई नहीं है तो कोई पहाड़ नहीं टूटता, तब भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। जैसे दोनों में 1 है, कोई ऐसे लिख दे 2x + 5 = 0, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसमें x की पावर तो 1 और y की 0 है। कोई आपको ऐसे लिख दे y - 7 = 0, ये भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि इसमें x की पावर 0 है और y की पावर 1 है। पर मुद्दे की बात क्या है कि x की पावर 1 मैक्सिमम, y की पावर 1 मैक्सिमम। ऐसी इक्वेशन को नाम देंगे इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है बेटा। ये सबसे बड़ी पहचान, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, अलग अलग फॉर्म्स होती हैं। अब इसमें 2-4 चीजें बहुत बड़े काम किया जाती हैं कि स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, तो उस पर आते हैं बेटा, जो बहुत बार यूज में होती है, समझना। समझ आया बेटा आपको? ये चीजें ध्यान में रहेंगी। चलो एक काम करते हैं, अब हम एक कोशिश करते हैं आपको सही बताएं। इसी इक्वेशन को जो आपके बुक्स में दे रखे होंगे उन पे चलते हैं। हमें ऐसे इक्वेशन दी मिलती है y = mx + c, और ये इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन होती है, कुछ भी अलग नहीं है बेटा। ये इक्वेशन है, बिल्कुल सेम एज इट इज, लिखने का फर्क कर रखा है बस। x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, c की जगह c भी दे रखा है, प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों इक्वेशन सेम है, पर इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, ये c भी नहीं होता, कई बार ऐसे ही मानते c नहीं होगा तो y = mx।
एक ऐसी इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास होती है, एक्स की वैल्यू 0 होगी तो वाई की भी 0 होगी। ये ऐसी इक्वेशन है भाई, ये वाली इक्वेशन कुछ इस तरह से ओरिजिन से पास होती है स्ट्रेट लाइन, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, तो ऐसे जाएगी क्योंकि एम पॉजिटिव है यहाँ। और एम जो होता है वो स्लोप होता है बेटा, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को ले लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू 2x। ये जो 2 है ना ये स्लोप है। और कैसे पता लगेगा, क्योंकि मैं अभी डिफरेंशिएशन में आपको करा नहीं रहा, बस सिंपल तरीके से बताने लग रहा हूं। तो एक टेबल बना लो आप, x यहां ले लिया, y यहां ले लिया, 0 0, 1 लेंगे तो y 2 हो जाएगा, 2 लेंगे 4 हो जाएगा, 3 लेंगे 6 हो जाएगा। अब ग्राफ बनाओ यहाँ इसको, 1 लेंगे 2 हो गया, ये 1 है ये 2 है, ऐसे मान लेते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 लिया 2 ले लिया, ये पॉइंट हो गया, ये 1 ये 2, ये 2 ये 4, ये 3 ये 6, और इनको सबको मिलाएंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगी भाई, पक्की गारंटीड स्ट्रेट लाइन आएगी, आप ध्यान रखना। कोऑर्डिनेट पता आपको क्या है, ये 1 2, ये क्या है 2 4, ये क्या है 3 4, अब यहाँ 3 6 सॉरी। अगर मैं इस लाइन को ऐसे मिला दूं तो आपको पता है ये कितना है 2, ये कितना है 4, तो ये एंगल बन जाएगा थीटा मान लो। और यहां से इस ट्रायंगल का यूज करें तो tan थीटा किसके बराबर है बेटा, प्लीज बताना एक बार। tan थीटा ये होगी एंगल के सामने प्रिंसिपल, दोनों एंगल बनते हैं वो बेस, इसको परपेंडिकुलर बोले हैं, सॉरी प्रिंसिपल नहीं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेस 4/2, तो 2 tan थीटा 2 आया। और यहां स्लोप भी 2 है, यहां से कह रहा मैं स्लोप भी 2 है ये। तो जो m होता है ये किसी इक्वेशन का जो स्लोप होता है mx, वो ऐसे आपको कोई इक्वेशन दे रखी हो, लाइन दे रखी हो और उसमें tan थीटा निकाल सकते हो, तो tan थीटा इज इक्वल टू m होता है और वो होता है स्लोप। ठीक है पुत्र, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो पहचाननी आ गई ना आपको, x की पावर देखनी है, y की पावर देखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 होनी चाहिए ना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। कोई इसी का पूछ रहे आपसे स्लोप क्या होता है, तो बड़ा बढ़िया काम है। स्लोप के लिए फार्मूला हमारे पास ये रहा, y इज इक्वल टू mx, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इसमें हम क्या करेंगे, m x के आगे जो कोफिशिएंट होता है उसको लेंगे। तो इस इक्वेशन में क्या करो, या इस इक्वेशन में क्या करो, y को सेपरेट कर लो। मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ भाई इस चीज़ को, ठीक है, समझाने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। स्लोप का भी मैंने आपको बता दिया, थीटा इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप होता है। अब सुनो बेटा, इस इक्वेशन का कोई स्लोप पूछ ले आपसे, तो इस इक्वेशन को मैं लिखने लग रहा हूँ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसमें y है इधर, x वाली टर्म इधर है, बाकी सब टर्म इधर है, तो y को यहां रखो और बाकी सबको उधर ले जाओ। तो by इज इक्वल टू माइनस ax माइनस c, दोनों माइनस क्यों इधर जाके, यहां y अकेला है, इसको भी अकेला कर लो, तो y अकेला कर लिया, b से डिवाइड कर दिया, माइनस a/b x माइनस c/b। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करो इसके साथ, मतलब कहने का y इज इक्वल टू mx प्लस c, कोई कांस्टेंट जो ओरिजिन से पास ना होके कहीं ऊपर से जा रही हो, कहीं नीचे से जा रही हो या ऐसे जा रही हो, उसको हम y इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब y की जगह y है, x की जगह x है,
ये कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट, इसको छोड़ो, m की जगह किसने ले ली -a/b, तो इसमें इस इक्वेशन का जो स्लोप होगा ना वो ये होगा, क्योंकि m स्लोप को दिखाता था, m किसके बराबर होगा -a/b, ये स्लोप होगा भाई, दिस इज कॉल्ड स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, और ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा। y इंटरसेप्ट कि y एक्सिस को कहाँ काटेगा, प्लस है, ये प्लस है तो ऊपर आएगा, इससे ऊपर, माइनस है तो नीचे से आएगा ऐसे, फिर ओरिजिन से पास नहीं होगी भाई, वो यहाँ से नहीं होगी, नीचे से ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ध्यान रखना है। अगर ये स्लोप जैसे 2 आया था तो ऐसे पॉजिटिव, ठीक है, तो आप ध्यान रखना स्लोप m बराबर है, स्लोप बराबर है -a/b। a क्या था भाई, a कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट, और b क्या, y का कोफिशिएंट। तो स्लोप का फार्मूला सीधा भी कर सकते थे हम, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ y, ये स्लोप हो गया। कोई आपसे इसी लाइन का पूछ रहे तो क्या करेंगे, बोलो इस फार्मूले को यूज करते हुए, स्लोप ऑफ दिस लाइन इज कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 2 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y -2/3, ये इसका स्लोप होगा। तो स्लोप समझ में आया बेटा कैसे करना है इस इक्वेशन से। कोई इक्वेशन ये दे दे आपको y = mx + c, तो इसकी जो लाइन बनेगी ना वो ऐसे बनेगी, प्लस c है तो ये लाइन ऐसे जाएगी भाई, ये जो है ना ये y का हिस्सा जो ऊपर की तरफ कटा है ये c है, x को 0 रखेंगे, x तो 0 होगा नहीं, इस लाइन इसको 0 रखेंगे, ये रहा x 0 होगा, यहाँ 0 रखते ही y की वैल्यू कितनी होगी c, तो y इंटरसेप्ट बोलेंगे इसको, c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। ये कंपटीशन में काम आते हैं बेटा, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर c नहीं है कट जाएगा तो ये आ जाएगा, ये नेगेटिव होता तो नीचे से आ जाता, बस इतना ही ध्यान रखना है। स्लोप नेगेटिव होता, स्लोप नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव पहले और दूसरे और इसको क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो फिर ऐसे ग्राफ बनता भाई हमारा नेगेटिव, मोर देन 90 एंगल होता, जो ये एंगल होता मोर देन 90 होता तो स्लोप नेगेटिव होता, क्यों tan थीटा के बराबर होता ना स्लोप। समझ में आई इक्वेशन भाई, ठीक है। छोटी मोटी बातें मैं आपको फिर बताऊंगा, बहुत जरूरी चीजें मैंने आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सिर्फ स्ट्रेट लाइन को डिस्कस किया अभी तक, स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है पुत्र। कोशिश करना, बड़े आराम से आपको कराया है, करके देखना बेटा, फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो फिर मैं आपको क्वेश्चन से लेके कराऊंगा, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।